इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि सम्मिश्र संख्याएं यानी कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। यदि a और b दो वास्तविक संख्याएं हों तो इस तरह से यदि कोई नंबर लिख दिया जाए a प्लस आई बी, तो ऐसे नंबर्स को ही हम सम्मिश्र संख्याएं या कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं और इसे z से प्रदर्शित किया जाता है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि यहाँ जो i लिखा गया है इसे हम आयोटा पढ़ते हैं और इसकी वैल्यू होती है √-1 के बराबर, यानी z बराबर a प्लस आयोटा b एक कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या है। आप इसमें देख रहे हैं कि दो पार्ट हैं, पहला है a और दूसरा है आयोटा b। पहला पार्ट पूरी तरह वास्तविक संख्या है और दूसरा पार्ट एक काल्पनिक संख्या है, यानी एक सम्मिश्र संख्या वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के जोड़ से बनती है। सम्मिश्र संख्या z बराबर a प्लस आयोटा b में इस a को हम z का वास्तविक भाग बोलते हैं और इसे हम रियल z से प्रदर्शित करते हैं, रियल z बराबर a। और इसी तरह b को हम इसका काल्पनिक भाग बोलते हैं और लिखते हैं इमेजिनरी z और इसकी वैल्यू होती है b। उदाहरण के लिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है z बराबर 2 प्लस आयोटा 5। इसमें 2 रियल पार्ट है और 5 इमेजिनरी पार्ट है। इसी तरह दूसरे उदाहरण में z बराबर लिखा हुआ है -3 माइनस आयोटा 7/3। यहां ध्यान से देखिए बीच में प्लस का चिन्ह है, लेकिन इस सवाल में यहां बीच में माइनस का चिन्ह है, इसलिए अच्छे से समझ में आवे इसके लिए हम इस बीच में जो माइनस चिन्ह दिया है इसे प्लस चिन्ह में बदल लेंगे और फिर इस तरह से लिख लेंगे -7/3। अब यहां से तुलना करना आसान होगा। सम्मिश्र संख्या z का रियल पार्ट हो जाएगा -3 और इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा -7/3। यहां से देखिए और इस बात को ध्यान में रखिएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर्स की परिभाषा जानने के बाद बोर्ड पे उनके बहुत सारे उदाहरण लिखे गए हैं, आप इन्हें ध्यान से देख लीजिए। अब हम कोई एक वास्तविक संख्या ले लेते हैं। उदाहरण के तौर पे 5 को हमने लिया, तो क्या 5 एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी है? तो बिल्कुल है, क्योंकि हम 5 को लिख सकते हैं 5 प्लस आयोटा 0। कोई भी वास्तविक संख्या हो उसे हम इस रूप में लिख सकते हैं। कहने का मतलब कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक सम्मिश्र संख्या भी होती है। 0 को हम लिख सकते हैं 0 प्लस आयोटा 0, यानी 0 एक वास्तविक संख्या तो है ही, साथ में सम्मिश्र संख्या भी है। इन दोनों उदाहरणों को अगर ध्यान से देखें तो इनमें काल्पनिक भाग 0 है। इस तरह की सम्मिश्र संख्याएं जिनका काल्पनिक भाग 0 होता है यानी नहीं होता है, ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम प्योरली रियल यानी शुद्ध वास्तविक संख्याएं कहते हैं। इसके उलट यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह से दिया हो कि उसमें वास्तविक भाग 0 हो यानी हो ही न, उदाहरण के तौर पे आयोटा 7, इसे हम 0 प्लस आयोटा 7 लिख सकते हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि इसका रियल पार्ट 0 है, यानी है ही नहीं। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम प्योरली इमेजिनरी यानी शुद्ध काल्पनिक संख्या कहते हैं। कहने का मतलब है कि जिस सम्मिश्र संख्या का काल्पनिक भाग 0 होता है उसे शुद्ध वास्तविक संख्या
और जिस समृद्ध संख्या का वास्तविक भाग 0 होता है उसे शुद्ध काल्पनिक संख्या बोलते हैं। अब हम समझेंगे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स कब बराबर होते हैं। यदि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 बराबर a प्लस आयोटा b और Z2 बराबर c प्लस आयोटा d दिए गए हैं, ये दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में तब बराबर होंगे जब इनके रियल पार्ट आपस में यानी a बराबर c और इमेजिनरी पार्ट b और d आपस में बराबर होंगे। रियल पार्ट के और इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा, तभी हम कहते हैं कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर हैं। यहां पे एक उदाहरण दिया गया है जिसमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं और ये कहा जा रहा है कि दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में बराबर हैं। तो हमें बताना है कि x और y की वैल्यू क्या होगी। चूंकि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर हैं, इसलिए रियल पार्ट के बराबर यानी x बराबर 2 होगा। इसी तरह दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के हम इमेजिनरी पार्ट की भी तुलना करेंगे। अच्छे से समझने के लिए पहले वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें थोड़ा सा ये बीच में प्लस चिन्ह लगाकर लिखना होगा। ऐसा करेंगे तो यहां -y हो जाएगा। अब हम इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर की तुलना करेंगे तो पाएंगे कि -y बराबर, यहां देखिए यहां -y है, ये 3 के बराबर होगा यानी y बराबर -3। और बढ़िया से समझने के लिए कुछ और उदाहरण लेते हैं। यहां पे उदाहरण लिखा गया है, इसमें इस साइड में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और दूसरी साइड में दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है और जैसा कि आप देख रहे हैं बीच में बराबर का चिन्ह लगा है, यानी दिया गया है कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हैं। तो हमें पता करना है कि x और y की वैल्यू क्या होगी। कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बराबरी के नियम से दोनों के ही रियल पार्ट यानी जिसमें i नहीं लगा है वो आपस में बराबर होंगे। कहने का मतलब इधर 4x है और इधर 3, ये दोनों रियल पार्ट आपस में बराबर होंगे और यहां से आप हल करेंगे तो आराम से आ जाएगा x बराबर 3/4। और इसी तरह इमेजिनरी पार्ट यानी जिसके साथ i का गुणा है वही इमेजिनरी पार्ट होता है, आप जानते हैं। दोनों इमेजिनरी पार्ट यानी 3x - y ये बराबर होगा इधर -6 के। अब इस समीकरण में आप यहां से x बराबर 3/4 रखेंगे और -y बराबर -6, यहां से -y बराबर हो जाएगा -6 और इधर जाएगा तो 9/4। इसे एलसीएम लेके हल कर लेंगे, इस साइड में आ जाएगा -33/4 यानी यहां से y दे देगा y बराबर 33/4। यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b दिया हो तो -z यदि निकालना हो यानी z का निगेटिव निकालना हो तो क्या करते हैं, इस साइड के चिन्हों को बदल देते हैं। जहां प्लस रहता है वहां माइनस और जहां माइनस रहता है वहां प्लस कर देते हैं, यानी हो जाएगा -a आयोटा b। जैसे इस उदाहरण को देखें, z बराबर 3 प्लस आयोटा b दिया है, -z निकालना होगा तो क्या करेंगे, -3 प्लस आयोटा 5 और कोष्टक को खोलेंगे तो सारे चिन्ह अपने आप बदल जाएंगे, ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह इस उदाहरण में -z निकालना हो, ये -3 प्लस 3 में और प्लस आयोटा 5 माइनस आयोटा 5 में बदल जाएगा। अगला टॉपिक है दो समृद्ध संख्याओं का योग और अंतर, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर यदि दिए हों तो उन्हें किस प्रकार जोड़ते या घटाते हैं। दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 यदि दिए गए हैं तो उनका जोड़ Z1 प्लस Z2 या उनका अंतर
Z1 माइनस Z2 फिर एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है। जोड़ने के लिए क्या करते हैं कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट को आपस में जोड़ देते हैं और इमेजिनरी पार्ट को आपस में जोड़ देते हैं और इस तरह से लिख देते हैं। ए में सी को जोड़ेंगे तो ए प्लस सी और आयोटा, और उसके बाद दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट को आपस में जोड़ देंगे यानी बी प्लस डी कर देंगे। इसी तरह घटाना हो तो रियल पार्ट को आपस में घटा देंगे क्रम से, आयोटा लिखेंगे और उसमें बी और डी को घटा के गुणा कर देंगे। देखिए कितना आसान है। यहां और क्लियर कर लीजिए, यदि Z2 माइनस Z1 होता तब हमें क्या करना पड़ता, C में से A को घटाना पड़ता है। इसको ध्यान में आपको रखना होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। क्रम का ध्यान रखना है, किस में से किसको घटाना है। जैसे उदाहरण के तौर पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, इन्हें हमें यदि जोड़ना है तो लिखेंगे Z1 प्लस Z2। जोड़ लें, चाहे तो थोड़ा विस्तार से जोड़ सकते हैं, इन्हें क्रम से हम लाइन से लिख लेंगे। जोड़ने के लिए रियल पार्ट में रियल पार्ट को जोड़ना है हमें, तो 2 यहां से और -6 इसमें जुड़ जाएगा। उसके बाद आयोटा लिखेंगे, इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट यानी 3 में 5 यहां से जुड़ जाएगा। 2 में से 6 घटेगा -4 प्लस आयोटा और 5 3 यहां 8, यही आंसर हो जाएगा। अच्छा, यही कहा जाता कि इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में घटाइए यानी Z1 माइनस Z2 निकालिए। तो यहां क्या करते हैं, अब बीच में माइनस का चिन्ह होता और यहां भी माइनस का चिन्ह लग जाता। घटाने के लिए क्रम से रियल पार्ट में से रियल पार्ट को घटाएंगे यानी 2 में से हम माइनस करेंगे -6 को, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, प्लस आयोटा और उसके बाद 3 में से 5 को घटा देना है। आप जानते हैं कि माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, 2 और 6 8 प्लस आयोटा और 3 में से 5 घटेगा तो आएगा -2। इसे चाहे तो लिख सकते हैं 8 - 2 आयोटा। ऐसे ही कहा जाए कि नहीं भैया Z2 में से Z1 घटा के दिखाइए, तो कर देंगे Z2 माइनस Z1। क्रम का ध्यान रखते हुए हम अब -6 में से -2 घटाएंगे प्लस आयोटा लगाएंगे और अगला काम होगा 5 में से 3 को घटाना है। यहां पर तो हमने पहले में से दूसरे को घटाया था, यहां हम दूसरे में से पहले को घटा रहे हैं, इसीलिए क्रम चेंज हो जा रहा है। -6 -2 -8 प्लस आयोटा और 5 में से 3 घटेगा तो 2 आ जाएगा। यदि आप Z1 माइनस Z2 के रिजल्ट और Z2 माइनस Z1 के रिजल्ट को ध्यान से देखें तो देख रहे हैं कि ये दोनों बराबर नहीं है, यानी कि Z1 माइनस Z2 और Z2 माइनस Z1 ये आपस में बराबर नहीं होते हैं। कहने का मतलब कि सम्मिश्र संख्याओं का अंतर क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते हैं। लेकिन यदि आप Z2 प्लस Z1 करके देखेंगे तो उसका रिजल्ट उतना ही आता है जितना Z1 प्लस Z2 का आता। कहने का मतलब कि सम्मिश्र संख्याओं का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, लेकिन उनका घटाना क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। अगला टॉपिक है सम्मिश्र संख्याओं के योग के प्रगुण। सम्मिश्र संख्याओं का जोड़ कुछ नियमों का पालन करता है। बारी बारी से इन नियमों को हम समझते हैं। पहला नियम कहलाता है संवरक नियम। ये नियम ये कहता है कि कोई भी दो सम्मिश्र संख्या यदि हम ले लें और उनको जोड़ दें तो जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट भी एक सम्मिश्र संख्या ही होगी।
यानी दो सम्मिश्र संख्याओं का योग फिर एक सम्मिश्र संख्या ही प्राप्त होती है। इस नियम का नाम है संवरक नियम या क्लोजर लॉ। दूसरे नियम को कहते हैं क्रम विनिमेय यानी कम्यूटेटिव लॉ। ये नियम कहता है कि कोई भी दो सम्मिश्र संख्या Z1 और Z2 ले लें और उन्हें आपस में क्रम से जोड़ लें, यानी Z1 प्लस Z2 कर लें और फिर उनका क्रम बदल के यदि जोड़ें यानी Z2 प्लस Z1 कर लें तो ये दोनों रिजल्ट आपस में बराबर होते हैं। आप कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेके और उनका क्रम बदल के जोड़ के देख सकते हैं, रिजल्ट बराबर ही आएगा। सम्मिश्र संख्याओं पर आधारित तीसरा नियम कहलाता है साहचर्य नियम या एसोसिएटिव लॉ। ये नियम तीन कॉम्प्लेक्स नंबर पे काम करता है। यदि Z1, Z2 और Z3 ये तीन कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो यदि पहले और दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में जोड़ दें और जो रिजल्ट आए उसमें तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर जोड़ें तो फाइनल योगफल उतना ही आता है जितना हम यदि दूसरे और तीसरे कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ें और उनके योगफल में हम पहले वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ें। इधर साइड का योग और इधर साइड का योग दोनों बराबर ही होते हैं, यानी पहले और दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का योग में तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर जोड़ें, ये उतना ही रिजल्ट देगा जितना दूसरे और तीसरे को जोड़ने पे और उसके बाद उनके योगफल में यदि पहला वाला कॉम्प्लेक्स नंबर हम जोड़ें। ये नियम था साहचर्य का नियम। आप थोड़ा स्वयं सोचिएगा कि ये नियम घटाने पे लागू होता है कि नहीं। अभी इसके पहले वाले घटाने के उदाहरण में हमने देखा है कि Z1 माइनस Z2 Z2 माइनस Z1 के बराबर नहीं होता है। चौथा पॉइंट है योगात्मक तत्समक का अस्तित्व। सम्मिश्र संख्याओं के संदर्भ में योगात्मक तत्समक का मतलब ये है कि सभी कॉम्प्लेक्स नंबर Z के लिए एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर हमें खोजना है जिसे यदि Z में जोड़ें तो रिजल्ट Z ही प्राप्त हो। इस नंबर को चाहे दाहिनी तरफ जोड़ें या चाहे Z में बाईं तरफ जोड़ें। आप समझ गए होंगे कि वो नंबर 0 ही होगा, क्योंकि 0 ही एक ऐसा नंबर है जिसे किसी अन्य नंबर में जोड़ने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वीडियो के शुरू में ही देख चुके हैं कि 0 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि हम इसे 0 प्लस आयोटा 0 के रूप में लिख सकते हैं। तो हमें रिजल्ट ये मिला कि सम्मिश्र संख्याओं के लिए शून्य सम्मिश्र संख्या योगात्मक तत्समक कहलाती है। इसे आप याद रखिएगा। अगला पॉइंट है योगात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व यानी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। योगात्मक प्रतिलोम यानी एडिटिव इनवर्स का मतलब ये है कि यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z दिया है तो इसमें चूंकि योगात्मक की बात हो रही है तो Z में ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर हमें खोज के जोड़ना है कि इन दोनों का योगफल योगात्मक तत्समक यानी 0 आ जाए। इस नंबर को Z में चाहे दाहिनी ओर जोड़ें या चाहे बाईं ओर जोड़ें। इस बात को समझने के लिए यहाँ पे यदि हम एक वास्तविक संख्या 5 ले लें तो हम जानते हैं कि 5 में -5 जोड़ेंगे तो 0 आता है। 5 का योगात्मक प्रतिलोम -5 होता है और -5 का योगात्मक प्रतिलोम 5 होता है। ये हम लोग पहले की कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। ठीक इसी तरह Z का योगात्मक प्रतिलोम -Z होगा, क्योंकि Z में -Z जोड़ेंगे तो 0 आएगा या -Z में Z जोड़ें तब भी 0 आएगा। और हम
किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z का निगेटिव निकालना पहले ही सीख चुके हैं। यानी कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z दिया हो और उसका योगात्मक प्रतिलोम निकालना हो तो क्या करेंगे, निगेटिव z यानी -z निकाल देंगे, वही z का योगात्मक प्रतिलोम होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के बाकी चीज़ों को पढ़ेंगे।